NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.6। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास एक स्क्वायर है। क्वेश्चन के हिसाब से एक स्क्वायर हमको दे रखा है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। पहली बात एक ध्यान रखिएगा, जनरली ना सेंटीमीटर में अगर वैल्यूज़ दे रखी होती है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको मीटर्स में, ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखा है डिस्टेंस का तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100, यानी कि हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर्स। कभी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो तो इस तरीके से करना। हाँ, अगर CGS सिस्टम का क्वेश्चन है तो ज़रूर आप सेंटीमीटर में छोड़ सकते हैं, वरना जनरली मीटर्स में करना पड़ता है। कहता है एक पॉइंट है A, एक है हमारा B पॉइंट, फिर है हमारा C पॉइंट, फिर है हमारा D पॉइंट। अब इसको असाइन कर लेते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। अब A पॉइंट पे जो चार्ज हमारे को दे रखा है वो 2 माइक्रोकूलम है, B पॉइंट पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, C पॉइंट पे चार्ज है फिर से 2 माइक्रोकूलम और D पॉइंट पे फिर से चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स आप बोल सकते हो, वहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए कि ये डायगोनल को आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, दूसरे डायगोनल को आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये वाला जो चार्ज है आपका सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरी बात हमको एक और ध्यान रखनी है, वो ये है कि हर एक चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस हो गया r, मीन्स ये 2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम से इसकी दूरी कितनी है r, यानी कि ये वाला जो सेकंड केस है यहाँ पर भी r, थर्ड वाला जो केस है ये भी r, फोर्थ वाला केस है वो भी r। पहली बात समझ में आ गई आपको। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं लेकिन समझना, एक हो गया F1, एक हो गया F2, एक हो गया F3 और एक हो गया F4। चारों केस के लिए चार्जेस की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है लेकिन डिस्टेंस सब में सेम आएगा। और फोर्स का जनरल रिलेशन क्या होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², तो r की वैल्यू सब में सेम आएगी, नंबर 1। दूसरी बात, अब आप ध्यान से देखिए ज़रा इसको समझना। ये जो F1 वाला केस है जिसमें 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, और ये जो F3 वाला केस है यानी कि पॉइंट नंबर C, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर भी है। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड वे में बात करें तो ये वाला जो 2 कूलम का चार्ज है ये 1 कूलम के चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो 2 कूलम का चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों के फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऊपर से नीचे ये समझना चाहिए कि ये वाला जो केस है ये यहाँ फोर्स लगाएगा, ये वाला केस यहाँ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा इस बात को। यहाँ पर दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि पहले केस में 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम का पेयर, थर्ड केस में 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम का पेयर, यानी कि चार्जेस सेम हो गया, डिस्टेंस तो है ही सेम और डायरेक्शन हो गया अपोजिट। तो बताइए एक दूसरे की फोर्स कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, है ना, अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये F3 और F1 एक दूसरे को कैंसिल कर गया, जीरो, इफेक्ट हो गया जीरो। सिमिलर केस में यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज 1 कूलम को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि ये वाला पेयर आप देखिए 5 -5 और 1, वैल्यूज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से -5 और 1 वैल्यूज़ यहाँ पर भी सेम हो गई। अब जब वैल्यू सेम हो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट हो गई, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी क्या आ गया, जीरो। तो नेट फोर्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीरो। अब कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर करके देखो, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसमें। किसी और क्वेश्चन में जहाँ हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप सीख जाओगे। मैं अभी सारे NCERT के क्वेश्चंस फॉलो कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे जाएगा, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मेंशन है, प्योर NCERT के क्वेश्चंस को हमने फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना क्वेश्चंस में आप कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करो, साथ के साथ कंसेप्ट समझ में आ जाए और कैलकुलेशन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सीख ही लेंगे, ठीक है ना। होपफुली क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क फॉर्म में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं। और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी 2 पार्ट आ गए तो ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स के होंगे वो ईच। MCQs में आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।